दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल खौफ की दस्तक पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी खौफनाक कहानी, देहरादून के जंगाल में ट्रक ड्राइवर की आप बीती, जहां दीपक, उसकी पत्नी माया और दोस्त मोहित जंगल और शहर में रहस्यमय शक्तियों और भूतिया आत्माओं का सामना करते हैं। क्या आप तैयार हैं इस डरावनी और रोमांचक यात्रा के लिए? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह कहानी आपको डर और रोमांच दोनों में रखेगी। मैं दीपक, उत्तर प्रदेश का रहने वाला एक आम ट्रक ड्राइवर हूं। जिंदगी स्टीयरिंग, धुएं और रास्तों में ही गुजरती रही। लेकिन जिस रात की बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, वो रात मेरे लिए मौत से भी ज्यादा भयानक थी। शायद उस रात के बाद मैं पहले वाला दीपक कभी नहीं रहा। उस दिन मैं हरिद्वार से सीमेंट का माल लेकर देहरादून की तरफ जा रहा था। मौसम कुछ अजीब था। ऊपर आसमान में काले बादल और नीचे सड़क पर धुंध इतनी गहरी कि 10 फीट आगे तक कुछ नहीं दिख रहा था। मेरे साथ थी मेरी बीवी माया, जो कई महीनों बाद मेरे साथ सफर पर निकली थी। उसने जिद की थी, दीपक, इस बार मैं भी चलूंगी। हमेशा अकेले अकेले तू ही क्यों निकल जाता है? मैंने हंसते हुए कहा था, ठीक है माया, लेकिन रास्ते लंबे हैं, तंग मत होना। साथ में मेरा हेल्पर मोहित भी था, छोटा पर फुर्तीला लड़का। ट्रक में गानों की आवाज धीमी थी ताकि नींद ना आए। माया बीच बीच में मुझसे बातें करती रहती थी और मोहित पीछे बैठकर मोबाइल चला रहा था। करीब रात के 11:30 बजे हम देहरादून के घने जंगलों में दाखिल हुए। ये इलाका मुझे कई बार डरावना लगता था। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे किसी पहरेदार की तरह हमें देख रहे हों। हवा में ठंडक थी और हल्की हल्की बारिश होने लगी थी। मैंने हेडलाइट हाई बीम पर कर दी, लेकिन अचानक सामने कुछ हिला, जैसे कोई सफेद साया सड़क के पार गया हो। मैंने झट से ब्रेक लगाया। ट्रक जोर की चीख के साथ रुक गया। माया घबरा कर बोली, क्या हुआ दीपक? मैंने बाहर झांक कर देखा। कुछ नहीं था, बस धुंध, बारिश और सड़क पर पत्तों की सरसराहट। मोहित ने कहा, भैया, यहां रात को लोग कहते हैं कि भूत दिखते हैं। मैंने उसे डांट दिया, चुप रह, तेरे भूत से ज्यादा डर तो पेट्रोल के रेट से लगता है मुझे। सब हंस पड़े और हम फिर चल पड़े। लेकिन कुछ ही मिनटों में वो हंसी सन्नाटे में बदल गई। सड़क अचानक संकरी होने लगी और जंगल का अंधेरा और गहरा। बारिश तेज हो गई थी। ट्रक की वाइपर लगातार चल रहे थे, लेकिन धुंध इतनी थी कि शीशे पर कुछ साफ नहीं दिख रहा था। मैंने कहा, माया, तू पानी की बोतल दे जरा। उसने झुककर सीट के नीचे से बोतल उठाई। तभी ट्रक के सामने कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी रूह जमा दी। एक औरत, बिल्कुल सफेद कपड़ों में, सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था। मैंने ब्रेक पर पूरा जोर लगाया, लेकिन बारिश में सड़क फिसलन भरी थी। ट्रक बेकाबू होकर घूम गया और फिर धड़ाम की भयानक आवाज के साथ बाईं तरफ गहरी खाई में जा गिरा। सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। मुझे लगा जैसे जमीन मेरे नीचे से खिसक गई। कानों में सिर्फ माया की चीख गूंजी, दीपक। उसके बाद सब अंधेरा। जब होश आया तो सिर से खून बह रहा था। चारों ओर सन्नाटा। ट्रक उल्टा पड़ा था। इंजन से धुआं निकल रहा था और पेट्रोल टपकने की आवाज आ रही थी। मैंने दर्द से कराहते हुए माया को पुकारा, माया, माया कहाँ हो? कोई जवाब नहीं। मोहित पीछे फंसा हुआ था। उसके हाथ कांच में कटे हुए थे। वो धीरे धीरे कराह रहा था, भैया, माया दीदी दिख नहीं रहे। मैं किसी तरह सीट बेल्ट खोलकर बाहर निकला। ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। चारों तरफ अंधेरा, बस टूटे हुए शीशे, गिरे हुए पेड़ और ट्रक का मलबा। मैंने टॉर्च निकाली और इधर उधर रोशनी डाली। कुछ ही दूरी पर माया जमीन पर पड़ी थी, बेहोश। उसके कपड़े मिट्टी और खून से सने हुए थे। मैं दौड़कर उसके पास पहुंचा। माया, आंखें खोलो माया। उसका चेहरा ठंडा था, लेकिन हल्की सांस चल रही थी। मैंने मोहित से कहा, चल जल्दी, माया को बाहर निकाल, हॉस्पिटल तक पहुंचाना है। लेकिन मोहित बस मेरी तरफ अजीब नजरों से देखता रहा। उसकी आंखें डरी हुई थीं। मैं चिल्लाया, क्या हुआ मोहित?
वो कांपती आवाज में बोला, भैया, वो देखो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो सफेद औरत जो सड़क पर थी, अब कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, फीका, बिना पलक झपकाए, और आंखें बिल्कुल काली। वो हमें देख रही थी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने माया को उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी वो औरत धीरे धीरे चलकर हमारे ट्रक के पास आई। उसकी चाल इतनी अजीब थी, जैसे वो जमीन पर नहीं, हवा में चल रही हो। मोहित डर से कांप रहा था। वो बोला, भैया, ये इंसान नहीं है। मैंने कहा, भागो यहां से। हम तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर फिसल गए और मैं कीचड़ में गिर पड़ा। माया फिर से बेहोश हो गई थी। मोहित आगे भाग गया। मैंने पीछे देखा। वो औरत अब ट्रक के बिल्कुल पास थी। उसने अपनी हड्डी सी पतली उंगली से ट्रक के शीशे पर कुछ लिखा, वापस मत जाना। मैंने घबराकर माया को उठाया और किसी तरह सड़क की तरफ दौड़ने लगा। दूर कहीं एक गाड़ी की लाइट दिख रही थी। मैंने जोर से चिल्लाया, हेलो, कोई है क्या? मदद करो। गाड़ी रुक गई। दो लोग बाहर निकले। पुलिस की जीप थी। उन्होंने हमें देखा और तुरंत पास आए। मैं बेसुध होकर बस इतना कह पाया, एक औरत थी, सफेद कपड़ों में। पुलिस वाले ने कहा, यहां तो कोई नहीं है, तू शायद सदमे में है। लेकिन जब मैंने मुड़कर ट्रक की तरफ देखा, वो औरत अब भी वहीं थी, धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी, और फिर धुंध में गायब हो गई। पुलिस ने हमें जीप में बैठाया। माया की हालत बहुत खराब थी। मोहित कहीं नहीं मिला। वो जैसे हवा में गुम हो गया था। उस रात के बाद आज तक मैं ट्रक नहीं चला पाया। हर रात जब आंखें बंद करता हूं, तो वही चेहरा सामने आता है, सफेद कपड़ों में वो औरत, और वो शब्द जो उसने शीशे पर लिखे थे, वापस मत जाना। जब मुझे दोबारा होश आया, तब सिर में अजीब सी भारीपन थी। आंखें खोलते ही एक अंधेरा सा कमरा दिखा, जहां सिर्फ ट्यूब लाइट की सफेद रोशनी झिलमिला रही थी। दीवारों पर हल्की सीलन थी, और खिड़की के बाहर बारिश की बूंदों की आवाज आ रही थी। मैं कुछ पल तक समझ ही नहीं पाया कि मैं कहां हूं। कान में किसी मशीन की बीप बीप की आवाज थी। तब एहसास हुआ, मैं अस्पताल में हूं। धीरे धीरे सब याद आने लगा। वो रात, ट्रक का एक्सीडेंट, माया की चीख, मोहित का डरना, और वो सफेद औरत। मेरी रूह कांप गई। मैंने करवट लेने की कोशिश की तो बाहों में दर्द हुआ। बैंडेज बंधा था। तभी दरवाजा खुला और एक नर्स अंदर आई। आप जाग गए? बढ़िया है। 3 दिन बाद होश आया है आपको। 3 दिन। मेरे मुंह से बस यही निकला। हाँ, नर्स ने कहा, आपको जंगल के पास घायल हालत में पाया गया था। पुलिस आपको और आपकी पत्नी को यहां लाई थी। माया कैसी है? मैंने जल्दी से पूछा। वो ठीक है, पर नर्स कुछ झिझकी। वो अभी भी बोल नहीं रही, बस छत को देखती रहती है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने कहा, मुझे उसके पास ले चलो। थोड़ी देर में उन्होंने मुझे व्हीलचेयर में बैठाकर दूसरे वार्ड में पहुंचा दिया। माया सफेद बिस्तर पर लेटी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, होंठ सूखे और चेहरा फीका। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई पहचान नहीं थी। वो बस छत की तरफ देख रही थी, बिल्कुल खाली निगाहों से। मैंने कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़ा। माया, मैं हूं, दीपक। कोई जवाब नहीं। उसकी उंगलियां ठंडी थीं। नर्स ने धीरे से कहा, डॉक्टर कहते हैं कि शायद सदमे में है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं पता क्यों, मेरे अंदर कोई अजीब डर बैठ गया था। माया का चेहरा वैसा नहीं लग रहा था जैसा पहले था। उसकी आंखों में कुछ था, जैसे किसी और की परछाई। उस रात मैं अपने कमरे में अकेला था। बारिश फिर से शुरू हो गई थी। खिड़की के शीशे पर पानी की बूंदें टपक रही थीं। मैंने करवट ली तो देखा, कमरे के कोने में कोई परछाई सी हिली। मैंने समझा शायद नर्स होगी, पर रोशनी में कोई नहीं था। बस दीवार पर एक गीला निशान था, जैसे किसी ने गीले हाथ से कुछ लिखा हो। मैं पास गया। वहां धुंधले अक्षरों में लिखा था, वापस मत जाना। मेरी सांस रुक गई। मैं पीछे हटा। वो वही शब्द थे जो उस औरत ने ट्रक के शीशे पर लिखे थे। मैंने तुरंत बेल दबाई। नर्स आई तो मैंने कहा, ये देखो, यहां लिखा है। वो बोली, कहां? कुछ तो नहीं है। मैंने देखा, सच में कुछ नहीं था। निशान गायब हो चुका था। अगले दिन सुबह पुलिस वाला मुझसे मिलने आया। दीपक जी,
मैं सब इंस्पेक्टर जोशी। आपने जो रिपोर्ट दी थी उस एक्सीडेंट की हम जांच कर रहे हैं। मैंने पूछा, मोहित मिला क्या? वो बोला, नहीं। पूरी खाई छान मारी, न कोई लाश न कोई निशान। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर से सब कुछ निकाल लिया हो। मैंने पूछा, ट्रक का क्या हुआ? जोशी ने कहा, वो तो पूरी तरह जल चुका था। अजीब बात यह कि उसमें आग कैसे लगी ये पता नहीं चल पाया। और वो थोड़ा रुका। ट्रक की बगल में किसी औरत के बाल मिले हैं, बहुत लंबे, सफेद जैसे राख। मैं सिहर गया। औरत के बाल? हाँ, उसने कहा, लेकिन आसपास कोई नहीं था, न कोई गांव न कोई झोपड़ी। रात को फिर वहीं डर लौट आया। माया अब भी कुछ नहीं बोल रही थी। मैंने डॉक्टर से कहा, कृपया कुछ कीजिए, ये वैसी नहीं रही। डॉक्टर बोले, उसके अंदर मानसिक सदमा है, लेकिन शारीरिक रूप से सब ठीक है। मैं उसके पास बैठा था जब उसने अचानक मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें एकदम बदल गईं, गहरी, सुर्ख और बिना पलक झपकाए। धीरे से उसने कहा, दीपक, वो वापस आएगी। मैं जड़ हो गया। कौन? मैंने डरते हुए पूछा। माया की आवाज धीमी और टूटी हुई थी। वो औरत जिसने हमें देखा था। उसने कहा था ना, वापस मत जाना। मैं घबरा कर पीछे हटा। माया फिर चुप हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसकी नब्ज सामान्य थी, लेकिन चेहरा सख्त, जैसे किसी और की आत्मा उसके अंदर हो। अगली रात मैं अस्पताल के गलियारे में टहल रहा था। बाहर कुत्ते अजीब तरह से हुआ रहे थे। मैंने देखा, एक बूढ़ी सफाई कर्मी फर्श पोंछ रही थी। मैंने पूछा, मां जी, इस जंगल के पास ये अस्पताल तो पुराना लगता है। वो बोली, हाँ बेटा, बहुत पुराना। पहले यहां एक मानसिक अस्पताल था। कहते हैं एक औरत यहां इलाज कराने आई थी, लेकिन वो रात को जलकर मर गई। क्या नाम था उसका? मैंने पूछा। किसी को ठीक से नहीं पता। लोग उसे सफेद बाई कहते हैं। मैं सन्न रह गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने जल्दी से अपने वार्ड की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन जब अंदर पहुंचा, माया बिस्तर पर नहीं थी। चारों तरफ सन्नाटा। सिर्फ उसके कपड़े और एक सफेद कपड़े का टुकड़ा पड़ा था, जिस पर मिट्टी और राख लगी हुई थी। मैंने उसे उठाया। वही ठंडा एहसास फिर मेरी उंगलियों में भर गया। तभी पीछे से किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया, दीपक, माया अब मेरी है। मैंने पलटकर देखा। दरवाजे पर वही सफेद औरत खड़ी थी। उसकी आंखें अंधेरे में जल रही थीं, और उसके पीछे माया का चेहरा दिखा, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस औरत का था। उस रात की चीख आज भी मेरे कानों में गूंजती है। वो आवाज, वो ठंडी हवा, वो औरत का मुस्कुराता चेहरा, सब कुछ जैसे मेरे अंदर किसी गहरे अंधेरे में कैद हो गया था। जब मैंने दरवाजे की तरफ देखा, तो वहां वही सफेद औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी, जो इंसान की नहीं लगती थी। माया उसके पीछे खड़ी थी, पर उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी, जैसे वो अब माया नहीं, कोई और बन चुकी हो। मैं डर के मारे पीछे हट गया। मेरे पैरों के नीचे कुछ गिरा। देखा तो वो वही कांच का टुकड़ा था, जो शायद ट्रक के हादसे से मेरे कपड़ों में फंसा रह गया था। और उसी टुकड़े में मुझे दिखाई दिया वो औरत, माया के बहुत पास जाकर उसके कान में कुछ फुसफुसा रही थी। मैंने कांपती आवाज में कहा, कौन हो तुम? क्या चाहती हो हमसे? वो औरत धीरे से मुस्कुराई और बोली, मैं तो वही हूं जिसे तुमने रास्ते में देखा था। मैंने कहा था ना, वापस मत जाना। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि मेरा खून जम गया। मैंने माया की तरफ देखा। वो बिल्कुल बेजान खड़ी थी। मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा हाथ झटक दिया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। अचानक कमरे की सारी लाइट्स झपकने लगीं और फिर पूरी तरह बंद हो गईं। अंधेरे में बस वही आवाज गूंजी, दीपक, तूने मेरी नींद तोड़ी थी उस रात, अब मैं तेरी नींद तोड़ूंगी। मैंने टॉर्च ढूंढने की कोशिश की, पर तभी किसी ने मेरी गर्दन के पीछे बर्फ जैसे ठंडे हाथ रख दिए। मैंने झटके से मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरा भीतर से लॉक हो गया। मैंने दरवाजा पीटना शुरू किया, कोई है क्या? दरवाजा खोलो। पर बाहर से कोई जवाब नहीं। माया अब बिस्तर के पास बैठी थी और धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रही थी। मैं पास गया तो उसकी आवाज साफ सुनाई दी, वो लौट आई है, वही जो जलकर मरी थी।
मैंने कांपते हुए पूछा, कौन? वो बोली, वो नर्स जिसकी आत्मा अब भी यहां भटकती है। ये अस्पताल उसी का है दीपक। मैंने एक पल को कुछ समझा नहीं। नर्स? तभी खिड़की के शीशे पर किसी ने बाहर से जोर से हाथ मारा। आवाज ऐसी आई जैसे किसी ने नाखूनों से शीशा नोचा हो। मैंने देखा, बाहर वही सफेद औरत थी। उसके शरीर पर जगह जगह जले हुए निशान थे और उसका चेहरा आधा झुलसा हुआ था। वो खिड़की के कांच से चेहरा सटाकर बोली, यह मेरी जगह है, यहां कोई नहीं रह सकता। मैंने जैसे तैसे माया को उठाया और दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर अंधेरा गलियारा था। मैं माया का हाथ पकड़कर बाहर भागा, लेकिन वो रास्ता सीधा न था। हर मोड़ पर दीवारों पर अजीब निशान बने थे। कुछ कमरों से फुसफुसाहटें आ रही थीं, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। माया चलने से मना कर रही थी। दीपक, हमें नहीं भागना चाहिए, वो गुस्सा हो जाएगी। पागल हो गई है क्या तू? मैंने चीखा। मरना चाहती है? लेकिन माया बस मुस्कुरा दी। वो बोली, अब मैं मर नहीं सकती। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने उसके चेहरे पर टॉर्च डाली। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं, जैसे उनमें कोई इंसान बचा ही ना हो। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। धीरे धीरे कोई पास आ रहा था। मैं पलट कर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आवाज करीब आई, फिर बिल्कुल पीछे से वो ठंडी सांस मेरे कानों को छू गई। मैं मुड़ा। वो वही औरत थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तू उसे नहीं ले जा सकता दीपक। माया अब मेरी है। मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और माया को खींचते हुए गलियारे में भागा। अचानक सामने दीवार पर एक पुराना बोर्ड दिखा, मानसिक उपचार केंद्र 1956, और नीचे लिखा था, डॉ सुजाता शर्मा की स्मृति में। मुझे वो नाम सुनकर झटका लगा, क्योंकि उसी वक्त मेरे कान में किसी की आवाज गूंजी, मैं हूं सुजाता। पूरा गलियारा अंधेरे में डूब गया। मुझे महसूस हुआ जैसे हवा भारी हो गई है, सांस लेना मुश्किल। दीवारें कांपने लगीं। माया अचानक मेरे हाथ से छूट गई और जमीन पर गिर पड़ी। उसके मुंह से अजीब आवाजें निकलने लगीं, चीख, हंसी और किसी और के बोल। दीपक, वो चाहती है कि हम भी जल जाएं, जैसे वो जली थी। मैं चिल्लाया, नहीं माया, तुझे कुछ नहीं होगा। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे किसी अदृश्य ताकत से पीछे खिंच गई। मुझे लगा जैसे हवा में किसी ने उसे जकड़ लिया हो। उसकी गर्दन के चारों ओर लाल निशान बनने लगे। मैं भागा और दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन बाहर फिर वही सफेद साया खड़ा था। उसके चेहरे पर आंसू थे, पर होंठ मुस्कुरा रहे थे। वो बोली, मैं किसी को छोड़ती नहीं जो मेरे अस्पताल में आता है। मुझे लगा अब सब खत्म हो गया। मैंने आंखें बंद कर लीं, पर तभी बिजली चमकी और रोशनी हुई। वो औरत गायब थी। माया जमीन पर बेहोश पड़ी थी। मैंने किसी तरह उसे गोद में उठाया और बाहर की ओर भागा। बारिश रुक चुकी थी। आसमान में हल्की धूप निकल आई थी। बाहर कुछ पुलिस वाले खड़े थे। उन्होंने मुझे देखा तो बोले, तुम अंदर कैसे पहुंचे? वो हिस्सा तो पिछले 30 सालों से बंद है। क्या? मैंने हैरानी से कहा, लेकिन हम तो इसी वार्ड में थे। पुलिस वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनमें से एक बोला, उस वार्ड में कोई नहीं रहता। वो तो सुजाता नर्स के मरने के बाद सील कर दिया गया था। कहते हैं उसकी आत्मा आज तक वहीं भटकती है। मेरे हाथों में पड़ी माया कांप रही थी। उसने धीरे से आंखें खोली और फुसफुसाई, दीपक, वो अब भी यहीं है। मैंने ऊपर देखा। अस्पताल की तीसरी मंजिल की टूटी खिड़की में वही औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही मुस्कान और उसके पीछे मोहित की परछाई। मैं दीपक, अब तक जितनी रातें देखी, उनमें से हर एक में वही सफेद औरत और जंगल की खौफनाक यादें मेरे साथ हैं। लेकिन उस दिन जो हुआ, उसने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। माया अभी भी कांप रही थी। मैंने उसे उठाया और धीरे धीरे अस्पताल के बाहर ले गया। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन चारों तरफ नमी और ठंडक थी। मैंने गाड़ी में उसे बैठाया और इंजन स्टार्ट किया। मोहित कहीं नहीं दिख रहा था। मोहित कहाँ है? मैंने चिल्लाया, लेकिन बस खामोशी थी। अचानक मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया। स्क्रीन पर लिखा था, दीपक, मैं अंदर ही हूं, अकेले मत जाओ। मेरा दिल एकदम रुक गया। मैसेज मोहित का था,
लेकिन उसने इसे ऐसे टाइम पर भेजा था जब मैं अस्पताल के बाहर था। मैंने तुरंत उससे कॉल किया। मोहित, कहाँ हो? कोई जवाब नहीं। मैंने पुलिस को फोन किया। उन्होंने कहा, दीपक जी, आप शांत रहें। मोहित तो शायद अपने कमरे में ही है। लेकिन मैं जानता था कि वो वहां नहीं था। उसका चेहरा मेरे दिमाग में घूम रहा था। एक्सीडेंट की रात, ट्रक के अंदर का डर और जंगल की अजीबियां। मैंने गाड़ी तेज चलाई। मन में डर और बेचैनी दोनों थे। रास्ते में मुझे लगा जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा है। मैं बार बार रियर व्यू मिरर में देखा। सड़क खाली थी, लेकिन हर पेड़ की परछाई में कोई औरत खड़ी दिखाई दे रही थी। तभी मोबाइल फिर से बजा। मोहित की आवाज थी, पर बहुत बदल गई, डरावनी और फीकी। दीपक, मुझसे मत मिलना। माया, वो अब मेरी है। मैंने समझा नहीं। मोहित, तुम ठीक हो क्या? कोई जवाब नहीं, बस फिर वही सन्नाटा। मैंने गाड़ी रोकी और चारों तरफ देखा। सड़क सुनसान थी, बस दूर कहीं जंगल की परछाई और पेड़ हिल रहे थे। तभी अचानक मुझे ट्रक की पिछली सीट पर कोई हलचल दिखी। मैंने झुककर देखा। मोहित वहां खड़ा था, पर उसका चेहरा आधा जल चुका था, जैसे ट्रक के एक्सीडेंट की आग उसके शरीर में रह गई हो। मैं चिल्लाया, मोहित, क्या हुआ? वो बस मुस्कुराया। उसकी आंखें सूखी और लाल थीं। दीपक, अब सब समझो। माया और वो अस्पताल, सब उसी की पकड़ में है। मैं डर के मारे पीछे हट गया। मोहित ने कदम बढ़ाया और तभी गाड़ी के शीशे पर किसी ने जोर से थप्पड़ मारा। मैंने देखा, वही सफेद औरत खड़ी थी। उसके पीछे माया खड़ी थी, पर उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं। मैंने जोर से गाड़ी स्टार्ट की। मोहित औरत की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने चिल्लाया, माया, पीछा मत करो। लेकिन वो पीछे नहीं हट रही थी। तभी मोहित की आवाज मेरे कान में फुसफुसाई, दीपक, अगर तुम भी नहीं रुके तो तुम दोनों हमारी दुनिया में आ जाओगे। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। मुझे लगा जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं, पर यह हकीकत थी। मैंने किसी तरह गाड़ी मोड़कर जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की। सड़क पर कहीं पुलिस या लोग नहीं थे, बस जंगल, अंधेरा और वो सफेद औरत। मैंने एक गांव देखा। वहां जाकर मैंने लोगों से मदद मांगी, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने मुझे देखा और हंसते हुए कहा, तुम वही हो जो 3 दिन पहले उस शापित अस्पताल से आया था? कोई जीवित नहीं बचा वहां से। मैंने कहा, लेकिन मेरी बीवी, माया और मोहित, वे बोले, जंगल और अस्पताल की आत्माएं किसी को छोड़ती नहीं। जो अंदर जाता है वो वहीं रह जाता है। मेरी सांस रुक गई। मुझे महसूस हुआ कि मोहित और माया अब मेरी नहीं रहे। मैंने पुलिस को सब बताया। उन्होंने कहा कि ट्रक का मलबा और इंसान दोनों गायब हैं। लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। रात को जब मैं अपने कमरे में बैठा तो फिर वही आवाज गूंजी, दीपक, तुम अब हमारी दुनिया में हमेशा रहोगे। मैंने देखा, खिड़की के बाहर सफेद औरत और माया खड़ी थीं। साथ में मोहित भी। उसकी आंखें लाल और जल चुकी थीं। मैं चीखा, पर आवाज कहीं खो गई। उस रात से मैं ट्रक नहीं चला पाया। मेरे पास कोई काम नहीं बचा। हर रात वही डर, वही चीख और वही जंगल मेरे सपनों में आता है। मोहित, माया और वो औरत हमेशा मेरे साथ हैं, पर अब वो इंसान नहीं रहे। वे जंगल की आत्माएं बन चुके हैं। मैं दीपक, अब तक जितनी रातें देखी, उनमें से हर एक में वही सफेद औरत, जंगल की खौफनाक यादें और माया का बदलता चेहरा मेरे साथ है। लेकिन अब मैं तय कर चुका था कि मैं भाग नहीं सकता। मुझे उस जंगल और अस्पताल के रहस्य का पता लगाना होगा, वरना ये डर और शाप हमेशा मेरे साथ रहेगा। अगली सुबह मैंने पुलिस और डॉक्टर से बहाने बनाकर अस्पताल से निकलने का फैसला किया। माया अभी भी मेरी आंखों के सामने थी। उसका चेहरा अब भी आधा इंसानी, आधा भूतिया। मैंने धीरे से उसे उठाया और जंगल की ओर बढ़ा। रास्ता सुनसान था। बारिश की बूंदें अब भी हल्की हल्की गिर रही थीं। जंगल में हर पेड़ जैसे जीवित थे। उनकी शाखाएं मेरे सिर पर हाथ फेरा करतीं और हवा में अजीब सिहरन थी। मैंने सोचा, अगर वो औरत, माया और मोहित कहीं यहां हैं, तो मुझे उनसे सामना करना ही पड़ेगा। रास्ते में मुझे ट्रक का मलबा मिला, पूरा जला हुआ और बिखरा हुआ। मैंने देखा, वहां मोहित की आंखें जली हुईं, जैसे अभी भी किसी आग में जल रही हों। मैंने उसके पास झुककर पूछा,
मोहित, तू अभी भी जिंदा है क्या? लेकिन कोई जवाब नहीं, सिर्फ धुंधली हंसी हवा में गूंजी। मैं आगे बढ़ा। तभी किसी पेड़ पर लिखा मिला, जो अंदर आए वो बाहर नहीं जाता। मुझे डर लगा, पर मैंने खुद को संभाला और गहरी सांस ली। अचानक दूर से किसी की आवाज आई, माया की। दीपक, यहां मत आओ, मैंने कहा। माया, मैं तुझे छोड़ने नहीं वाला। लेकिन जैसे ही मैं उसकी ओर बढ़ा, जमीन हिली। पेड़ खुद को घुमाते हुए रास्ता रोक रहे थे। तभी सामने वही सफेद औरत दिखाई दी। उसने कहा, दीपक, तुम समझ नहीं रहे। ये जंगल मेरी शक्ति है और माया अब मेरी आत्मा का हिस्सा है। तुमने उसे बचाने की कोशिश की, पर अब वो मेरी है। मैं चिल्लाया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसने एक हाथ उठाया और हवा में बिजली चमकी। माया का चेहरा बदल गया, अब पूरी तरह उसी औरत जैसा था। मैंने महसूस किया, माया अब इंसान नहीं रही। मैंने अपने अंदर की हिम्मत जुटाई और जंगल की ओर दौड़ा। लेकिन वहां सारे पेड़ और रास्ते बदल गए थे। हर मोड़ पर वही धुंध और अजीब आवाजें। तभी मुझे एक पुराना मंदिर दिखा, टूटा हुआ और जर्जर। मैंने देखा, वहां लिखा था, यहां जो भी आत्मा बंधी है वो कभी मुक्त नहीं होती। मैंने मंदिर के अंदर देखा। वहां मोहित खड़ा था, पर उसकी आंखें आग में जल रही थीं और माया उसके सामने खड़ी थी। सफेद औरत ने कहा, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। मैंने चिल्लाया और पूरी ताकत से भागा, लेकिन रास्ता कभी खत्म नहीं हो रहा था। पेड़ मुझे रोक रहे थे। धुंध बढ़ती जा रही थी। तभी मुझे अचानक याद आया, ट्रक का मलबा और वो कांच का टुकड़ा। मैंने उसे उठाया और जोर से फेंक दिया। टुकड़ा हवा में चमका और एक तेज रोशनी ने जंगल को रोशन कर दिया। सफेद औरत चीखी, एक डरावनी चीख जो पूरे जंगल में गूंजी। माया और मोहित मेरे सामने ढह पड़े। मैं दौड़ा और उन्हें बाहर खींच लिया। जैसे ही जंगल से बाहर आया, सूरज की रोशनी सीधे मेरे चेहरे पर पड़ी। मैंने देखा, माया सांस ले रही थी। उसके चेहरे पर इंसानी भाव थे। मोहित के शरीर में अब कोई आग या जलन नहीं थी, लेकिन वो सब इतना असली नहीं था। उनकी आंखों में डर और आंशिक अजीबता अभी भी थी। मुझे लगा कि हम अभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं। जंगल ने अपनी शक्ति दिखाई थी और उस सफेद औरत की आत्मा अभी भी कहीं भीतर छिपी थी। मैंने माया और मोहित को गाड़ी में बैठाया। हमने तय किया, अब कभी भी उस जंगल के पास नहीं जाना। लेकिन मैं जानता था, वो औरत, वो जंगल और वो शापित आत्माएं हमेशा मेरे सपनों और यादों में रहेंगी। हम जंगल से बाहर आए। सूरज धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन ठंडी हवा अभी भी शरीर में सिहरन भर रही थी। मैं दीपक, अब तक जितना भी डर देखा, उस जंगल का डर उससे कई गुना ज्यादा था। माया और मोहित भी थके और डर के मारे चुप थे। गाड़ी में सफर शुरू किया, लेकिन मेरी आंखें बार बार पीछे की ओर झांक रही थीं। मुझे लगता था जैसे वो सफेद औरत अभी भी हमारी पीछा कर रही है। माया ने धीरे से कहा, दीपक, मुझे लग रहा है वो हमें छोड़ने वाली नहीं है। मैंने कहा, माया, अब हम शहर पहुंच जाएंगे, वहां सब सुरक्षित रहेगा। लेकिन शहर में भी खामोशी अजीब थी। घर पहुंचते ही मैंने देखा, हमारे दरवाजे पर कोई सफेद पाउडर जैसा निशान बना हुआ था। मैंने पूछा, माया, क्या तूने ये देखा? वो हिलती रही, पर कुछ बोल नहीं पाई। रात को मैं सोने गया, लेकिन तभी कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया। मैंने देखा, दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था और उसी पल मोहित के कमरे की खिड़की पर परछाई गिरी। मैं दौड़कर गया। मोहित वहां खड़ा था, पर उसकी आंखें लाल थीं। दीपक, मैं, माया, वो मेरी है। उसकी आवाज झंझावत भरी थी। मैंने महसूस किया, मोहित भी पूरी तरह से उस जंगल और सफेद औरत की शक्ति में फंस गया है। माया रो रही थी। मैंने उसे गले लगाया, लेकिन उसकी आंखों में डर और कोई अजीब चमक थी। रात भर शहर में अजीब चीजें होती रहीं। खिड़कियां अपने आप खुलती और बंद होती थीं। कमरे की दीवारों पर वही निशान बन जाते थे, वापस मत जाना। कभी कभी मैं सुनता जैसे मोहित और माया मेरे कान में फुसफुसा रहे हों, दीपक, अब हम सब उसी के पास हैं। मैंने सोचा, शायद हमें शहर छोड़कर कहीं और जाना चाहिए। लेकिन हर जगह हम जाते, वही सफेद परछाई हमारे पीछे दिखाई देती। एक दिन मैंने मोहित से पूछा, क्या तुम्हें याद है ट्रक के हादसे की रात क्या हुआ था?
वो मुस्कुरा दिया, पर उसकी मुस्कान डरावनी थी। भैया, मैं मैं देख रहा था, और वो औरत मुझे बुला रही थी। मैं नहीं लड़ पाया। उस वक्त मुझे समझ आया, मोहित का मन भी उसी भूतिया शक्ति से प्रभावित हो चुका था। माया भी अब आधी इंसान और आधी आत्मा बन चुकी थी। हमने सोचा, शायद पंडित या तांत्रिक से मदद लें। मैंने शहर में एक बूढ़े पंडित को ढूंढा। उन्होंने कहा, दीपक, ये आत्माएं जंगल और अस्पताल से जुड़ी हैं। जो अंदर गया, वो हमेशा वहां की शक्ति में फंस जाता है। लेकिन अगर तुम दिल से मजबूत हो, तो उन्हें कुछ समय के लिए शांत कर सकते हो। मैंने कहा, लेकिन माया और मोहित? पंडित ने गंभीर होकर कहा, उनकी आत्माएं आधी तुम्हारे पास हैं, आधी उसी जंगल में। अगर तुम कमजोर पड़े, तो वे पूरी तरह खो जाएंगे और तुम अकेले रह जाओगे। समझे? मैंने सिर हिलाया। उस रात मैंने मोहित और माया को गले लगाया। मैंने कहा, हम लड़ेंगे, साथ में। लेकिन मेरी आंखों के सामने वही सफेद औरत खड़ी थी, मुस्कुराते हुए और जंगल की खुशबू के साथ। मैंने महसूस किया, डर और शाप अब सिर्फ जंगल में नहीं, हमारे घर और दिल में भी है। शहर की चकाचौंध और रोशनी भी उस शक्ति को नहीं रोक सकती। हर रात वही फुसफुसाहट, वही परछाई, वही लाल आंखें मेरे सपनों में आती हैं। मोहित अब पूरी तरह बदल गया है। वो कभी इंसान की तरह नहीं दिखता। माया भी धीरे धीरे उसी औरत की आत्मा में घुलती जा रही है। और मैं, दीपक, अब भी लड़ रहा हूं। लेकिन हर कदम पर डर, हर सांस में खौफ, और हर पल जंगल और सफेद औरत की शक्ति मेरे साथ है। मैं, दीपक, अब तक जितनी भी रातें देखी, उनमें हर रात वही डर, वही सन्नाटा। लेकिन अब मैं तय कर चुका था, या तो मैं उस शापित आत्मा से सामना करूंगा, या फिर मेरी माया और मोहित हमेशा उसके कब्जे में रहेंगे। पंडित ने मुझे कहा, दीपक, तुम्हारे अंदर जो हिम्मत है, वही तुम्हें बचा सकती है। जंगल की शक्ति के सामने डर का कोई काम नहीं। माया और मोहित को बचाना है, तो तुम्हें उनके बीच जाना होगा। रात का समय तय किया। हम तीनों, मैं, पंडित और माया, जंगल की ओर बढ़े। मोहित को ले जाने की हिम्मत नहीं थी। वह अब आधा आत्मा बन चुका था। उसकी आंखें लाल थीं और शरीर की हर चाल डरावनी। जंगल में पहुंचते ही वही धुंध, वही अंधेरा, वही ठंडी हवा। पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे किसी प्राचीन शक्ति के पहरेदार हों। मैंने महसूस किया, सफेद औरत हमारे आसपास ही है। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा में अजीब तरह की लहर दौड़ गई। तभी माया की आवाज आई, दीपक, वह पास है। मैंने उसकी तरफ देखा। माया अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर वही सफेद औरत की चमक थी। सफेद औरत ने कहा, दीपक, तुम नहीं जीत सकते। ये जंगल मेरी आत्मा का घर है। माया और मोहित अब हमेशा मेरे हैं। मैंने हिम्मत जुटाई। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी आत्मा को नियंत्रित नहीं करने दूंगा। माया और मोहित मेरे साथ हैं, और मैं उन्हें छुड़ाऊंगा। तभी मोहित ने अचानक हमारी ओर बढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज डरावनी थी, दीपक, मत रुको, ये तुम्हें भी पकड़ लेगी। मैंने पंडित की मदद से मोहित और माया को अपने पास खींचा। पंडित ने मंत्र तेज कर दिया। चारों तरफ बिजली चमकी। हवा में आवाजें गूंजी, चीखें, हंसी, फुसफुसाहटें। सफेद औरत धीरे धीरे प्रकट हुई। उसका चेहरा अब पूरी तरह जल चुका था, पर आंखों में आग थी। मैंने गहरी सांस ली और कहा, तुम हमारी ताकत को नहीं रोक सकती। हम डरेंगे नहीं। पंडित ने मंत्र पूरी ताकत से दोहराया। अचानक जंगल में तेज हवा चली। पेड़ हिलने लगे। धुंध छंटने लगी। सफेद औरत चीखी। आवाज इतनी भयानक थी कि मुझे लगा कान फट जाएंगे। लेकिन पंडित ने कहा, दीपक, उसे नजर मत हटाओ। उसे अपनी शक्ति से चुनौती दो। मैंने जोर से चिल्लाया, माया और मोहित, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बाहर आओ। माया की आंखों में इंसान की झलक आई। मोहित भी धीरे धीरे सचेत होने लगा। सफेद औरत चीखी और धीरे धीरे धुंध में घुल गई। उसकी आखिरी आवाज मेरे कान में गूंजी, यह जंगल मेरी आत्मा का है, पर तुमने हिम्मत दिखाई। जंगल धीरे धीरे शांत हुआ। धुंध हट गई। पेड़ अब बस पेड़ लग रहे थे। माया पूरी तरह इंसान बन चुकी थी। मोहित की आंखों में लालिमा कम हो गई थी। हम तीनों थके और डर के मारे बैठ गए। पंडित ने कहा, दीपक, तुमने अपनी हिम्मत और प्यार से जंगल की शक्ति को नियंत्रित किया।
लेकिन याद रखो, ये आत्माएं हमेशा आसपास हैं। उनका डर हमेशा साथ रहेगा। हम वापस शहर लौटे। घर पहुंचते ही माया ने कहा, दीपक, अब मुझे समझ आया, तुम हमेशा मेरी रक्षा करोगे। मैंने उसे गले लगाया। मोहित भी हमारे पास आया। उसकी आंखों में डर अब भी था, लेकिन आशा की चमक भी थी। रात के उस अनुभव ने हमें बदल दिया। हम जानते थे, डर और शाप हमेशा हमारे साथ होंगे, लेकिन अब हम जानते थे कि हिम्मत, प्यार और विश्वास से किसी भी भूतिया ताकत का सामना किया जा सकता है। और मैं, दीपक, अब भी हर रात वही डर याद करता हूं, लेकिन अब डर और शक्ति के बीच संतुलन बन चुका है। शहर लौटकर भी वो डर खत्म नहीं हुआ था। दीपक, मैं, माया और मोहित अब भी रातों को चैन से सो नहीं पा रहे थे। हर झपकी में वही सफेद परछाई, वही डरावनी हवा और वही फुसफुसाहटें हमारे चारों ओर घूमती थीं। माया ने कहा, दीपक, मुझे लगता है हमें उसके बारे में और जानना होगा। जंगल की आत्मा, वो औरत, उसका क्या सच है? मैंने सिर हिलाया। सच में, अब डर से भागना कोई समाधान नहीं था। हमें सफेद औरत का इतिहास समझना था। मैंने पंडित से मदद मांगी। उसने कहा, दीपक, ये आत्माएं सिर्फ डर नहीं हैं। उनका इतिहास, उनका शाप और उनका दर्द, सब उनके रहने की वजह है। यदि तुम सच जान सको तो उन्हें शांत कर सकते हो। पंडित ने मुझे पुरानी किताबें और गांव के बुजुर्गों के किस्से पढ़ने को दिए। तभी मुझे पता चला, उस सफेद औरत का नाम सुजाता शर्मा था। 1950 के दशक में वो एक नर्स थी। वह जंगल के पास के अस्पताल में काम करती थी। एक दुर्घटना में अस्पताल में आग लग गई। वह आग में जली, लेकिन मौत के पहले उसने किसी तरह शाप दिया, जिसने उसके शव के आसपास की आत्माओं को हमेशा के लिए बांध दिया। माया बोली, तो वो हमसे क्यों डराती थी और मोहित क्यों प्रभावित हुआ? पंडित ने समझाया, जो लोग जंगल और अस्पताल के पास गए, उनके मन और आत्मा पर उसकी शक्ति असर करती रही। मोहित और माया भी उस रात की दुर्घटना और जंगल की आत्माओं से प्रभावित हो गए थे। दीपक, तुम्हारी हिम्मत ही उन्हें बचा सकती है। हमने तय किया, अब हमें सफेद औरत के शाप को समाप्त करना होगा। हम जंगल गए, लेकिन इस बार हम तैयार थे। पंडित ने तांत्रिक मंत्र, राख, दीपक और हवन सामग्री लाकर पूरी तैयारी की। जंगल में जैसे ही हम पहुंचे, वही धुंध और ठंडी हवा थी। सफेद औरत ने हमारी ओर देखा। तुम सब फिर आए, पर अब कोई नहीं बच सकता। मैंने कहा, सुजाता, हम जानते हैं तुम्हारा दर्द, लेकिन अब और लोगों को मत डराओ। माया और मोहित को छोड़ दो। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मैंने मोहित और माया को अपनी ओर खींचा। हवा में अजीब लहर दौड़ी। पेड़ हिलने लगे। धुंध धीरे धीरे हटने लगी। सफेद औरत चीखी। उसकी चीख डरावनी थी, पर अब उसकी आंसुओं में दर्द भी था। मैंने धीरे से कहा, सुजाता, अब छोड़ दो। जंगल और शहर में रहकर किसी को डर मत दो। शांति से रहो। धीरे धीरे उसकी आत्मा ने आकार खो दिया। माया पूरी तरह इंसान बन गई। मोहित भी पहले जैसा हो गया। जंगल शांत हुआ। धुंध हट गई। हमने देखा, वो जगह अब सिर्फ जंगल थी, कोई डरावना निशान नहीं। शहर लौटकर हमने देखा, घर की खिड़कियों और दीवारों पर कोई अजीब निशान नहीं थे। माया बोली, दीपक, अब मैं फिर से तुम्हारे साथ हूं। डर नहीं रहा। मोहित भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन मैं, दीपक, जानता था, ये अनुभव हमेशा हमारे अंदर रहेगा। सफेद औरत का शाप खत्म हुआ था, लेकिन उसका इतिहास और डर हमेशा हमारे साथ याद बने रहेंगे। शहर लौटने के बाद भी हम तीनों, मैं, माया और मोहित, पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे थे। हर रात मेरे सपनों में वही सफेद परछाई, वही फुसफुसाहटें और वही डरावनी हवा घूमती थी। माया ने कहा, दीपक, लगता है हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई। जंगल तो अब पीछे है, लेकिन डर हमारे घर और शहर तक आ गया है। मैंने महसूस किया कि जंगल का शाप सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं था। सफेद औरत की आत्मा हमारे चारों ओर हर जगह मौजूद थी। पहली रात शहर में मोहित की आंखें अचानक लाल हो गईं। कमरे की खिड़कियां खुद ब खुद खुल रही थीं। दीवारों पर वही शब्द उभर रहे थे, वापस मत जाना। मैंने पंडित को बुलाया। उन्होंने कहा, दीपक, जंगल की आत्मा पूरी तरह शांत नहीं हुई। उसकी शक्ति अभी भी आसपास है। इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए तुम्हें और अधिक साहस चाहिए।
अगली रात घर में अजीब आवाजें आने लगीं। किसी ने दरवाजे पर थप्पड़ मारा। कोई धीरे धीरे नाम लेकर फुसफुसा रहा था। दीपक, माया, मोहित। बिजली झपकने लगी। मैंने मोहित और माया को पास खींचा। मोहित ने कहा, दीपक, ये वही आवाज है जो जंगल में थी। वो अभी भी यहां है। मैंने खुद को संभाला। मैंने कहा, हिम्मत दिखाओ, हम डरेंगे नहीं, कोई हमें नहीं छू सकता। तभी कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया। माया की आंखें काली हो गईं। मोहित कांपने लगा। मैंने जोर से चिल्लाया, माया, मोहित, याद रखो, हम साथ हैं। फिर कमरे के कोने में अचानक सफेद परछाई प्रकट हुई। उसका चेहरा जला हुआ था, पर आंसुओं और गुस्से से भरा। वो बोली, तुम लोग मेरी शक्ति को चुनौती दे रहे हो, अब कोई नहीं बचेगा। मैंने पंडित के मंत्र के अनुसार लकड़ी और धूप जलाई। धीरे धीरे परछाई हिलने लगी। आवाजें बढ़ने लगीं। मैंने जोर से कहा, अब और नहीं, तुम्हारा शाप खत्म हुआ। माया और मोहित की आंखें धीरे धीरे सामान्य हुईं। सफेद औरत चीखी। चीख इतनी भयानक थी कि पूरे घर की खिड़कियां हिल गईं। लेकिन फिर अचानक वो धुंध में घुल गई और कमरे में सन्नाटा छा गया। हम तीनों चुपचाप बैठे। माया ने कहा, दीपक, अब हमें डर नहीं लग रहा। मोहित ने भी मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में हल्की लालिमा अभी भी थी। मैंने महसूस किया, शहर में भले ही शांति आ गई हो, लेकिन जंगल और सफेद औरत का डर हमेशा हमारे यादों और सपनों में रहेगा। मैंने पंडित से कहा, क्या हम पूरी तरह सुरक्षित हैं? पंडित ने सिर हिलाया। तुम अब जितनी हिम्मत दिखाओगे, उतनी ही उनकी शक्ति तुमसे दूर रहेगी। लेकिन डर हमेशा कहीं ना कहीं मौजूद रहेगा। याद रखो, साहस ही सबसे बड़ी रक्षा है। उस दिन के बाद हम तीनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ा। जंगल का शाप, सफेद औरत, मोहित और माया के डरावने पल सब हमारे जीवन का हिस्सा बन गए। लेकिन अब हम जानते थे कि हिम्मत, प्यार और विश्वास से किसी भी भूतिया शक्ति का सामना किया जा सकता है। शहर में लौटने के बाद भी वह डर खत्म नहीं हुआ था। दीपक, मैं, माया और मोहित हर दिन वही खौफनाक यादों और डरावनी घटनाओं से गुजर रहे थे। लेकिन अब हमें पता था कि डर सिर्फ जंगल या सफेद औरत तक सीमित नहीं है। ये किसी भी पल हमारे चारों ओर प्रकट हो सकता है। माया ने कहा, दीपक, मुझे लगता है कि हमें जंगल और सफेद औरत की पूरी कहानी जाननी होगी। तभी शायद ये डर हमें छोड़ देगा। मैंने पंडित से पूछा। पंडित ने कहा, दीपक, जंगल में और भी आत्माएं हैं जो उस आग और दुर्घटना के दौरान मर गई थीं। अगर उनकी आत्माओं का सामना नहीं किया गया, तो वे हमेशा किसी न किसी रूप में प्रकट होती रहेंगी। इस बार हमें जंगल में जाकर उनका सामना करना होगा। हमने तय किया कि अगले दिन हम जंगल वापस जाएंगे। मोहित को लेकर मैं और माया तैयार हुए। पंडित ने मंत्र और हवन सामग्री साथ रखी। जंगल में कदम रखते ही वही धुंध, वही ठंडी हवा, वही अजीब आवाजें। सफेद औरत प्रकट हुई। दीपक, तुम फिर आए, इस बार कोई नहीं बचेगा। मैंने हिम्मत जुटाई। सुजाता, अब और लोगों को मत डराओ। ये आत्माएं तुम्हारे साथ बंधी हैं, उन्हें मुक्त होने दो। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा में अजीब लहर दौड़ी। पेड़ हिलने लगे। धुंध धीरे धीरे हटने लगी। तभी हमें जंगल के गहरे हिस्से में एक पुराना मंदिर दिखा। मंदिर में आग के निशान और जले हुए मानव अवशेष थे। यही वह जगह थी जहां सफेद औरत और बाकी आत्माएं बंधी हुई थीं। हमने मंदिर में प्रवेश किया। सफेद औरत और अन्य आत्माएं हमारी ओर बढ़ीं। तुम हमारी शक्ति को चुनौती दे रहे हो। उनकी आवाजें डरावनी और चीख से भरी थीं। मैंने मोहित और माया को पास खींचा। हम डरेंगे नहीं, अब तुम्हें शांत होना होगा। पंडित ने मंत्र तेज कर दिए। मंदिर में आग और धुआं उठने लगा। आत्माएं चीख रही थीं, हवा में उड़ रही थीं। मैंने जोर से कहा, अब और नहीं, जंगल और शहर में रहकर किसी को डर मत दो। धीरे धीरे सफेद औरत और अन्य आत्माएं धुंध में घुल गईं। माया और मोहित पूरी तरह इंसान बन गए। जंगल और मंदिर अब शांत थे, लेकिन हमें पता था कि डर हमेशा कहीं न कहीं हमारे चारों ओर रहेगा। माया ने कहा, दीपक, अब हम सुरक्षित हैं। मोहित भी मुस्कुरा रहा था। मैं दीपक जानता था, यह डर और खौफनाक यादें हमेशा हमारे जीवन का हिस्सा रहेंगी। लेकिन अब हम जानते थे कि साहस, प्यार
और विश्वास से किसी भी भूतिया शक्ति का सामना किया जा सकता है। मैं दीपक अब तक जितनी रातें देख चुका हूं, उनमें हर रात वही डर, वही फुसफुसाहटें और वही सफेद परछाई मेरे सपनों और जीवन में मौजूद रहीं। लेकिन अब हमें तय करना था कि हम इस डर और शाप का अंतिम सामना करेंगे। माया और मोहित भी तैयार थे। हम पंडित के साथ जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में मैं लगातार पीछे देख रहा था। मुझे लगता था कि हर पेड़, हर धुंधली परछाई हमारी ओर देख रही थी। पंडित ने कहा, दीपक, आज रात तुम्हें अपनी पूरी हिम्मत दिखानी होगी। ये शाप सिर्फ डर से नहीं, बल्कि अधूरी आत्माओं और उनके दर्द से बना है। अगर तुम उन्हें सही ढंग से मुक्त कर सको, तो सफेद औरत और बाकी आत्माएं शांति पा जाएंगी। जंगल में प्रवेश करते ही वही ठंडी हवा, वही धुंध और वही डरावनी आवाजें। सफेद औरत प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल, चेहरा जला हुआ और मुस्कान भयानक। दीपक, तुम फिर आए। इस बार कोई नहीं बच सकता, उसकी आवाज गूंजी। मैंने धीरे से कहा, सुजाता, अब और लोगों को मत डराओ। तुम जो दर्द महसूस करती हो, उसे छोड़ दो। माया और मोहित तुम्हारे शाप का हिस्सा नहीं है। उन्हें मुक्त करो। तभी पंडित ने मंत्र तेज किया। हवा में अजीब लहर दौड़ी। पेड़ हिलने लगे। धुंध धीरे धीरे हटने लगी। हमने देखा, जंगल के गहरे हिस्से में वही पुराना मंदिर। जले हुए अवशेष और आग के निशान अब और स्पष्ट थे। सफेद औरत और बाकी आत्माएं मंदिर में खड़ी थीं। तुम हमारी शक्ति को चुनौती दे रहे हो। उनकी आवाज डरावनी और चीख से भरी थी। मैंने गहरी सांस ली और कहा, हम डरेंगे नहीं। अब तुम्हें शांत होना होगा। ये जंगल और शहर अब किसी को डराने की जगह नहीं। पंडित ने मंत्र और हवन सामग्री का उपयोग किया। मंदिर में धुआं उठने लगा। आग की लपटें चमकीं। आत्माएं चीख रही थीं, हवा में उड़ रही थीं। मैंने जोर से कहा, अब और नहीं। माया और मोहित को छोड़ दो। इस शाप को समाप्त करो। धीरे धीरे सफेद औरत और अन्य आत्माएं धुंध में घुल गईं। माया और मोहित पूरी तरह इंसान बन गए। जंगल और मंदिर अब शांत थे। पंडित ने कहा, दीपक, तुम्हारी हिम्मत और प्यार ने उन्हें मुक्त किया। अब ये शाप खत्म हो गया। लेकिन याद रखो, डर और इतिहास हमेशा हमारे चारों ओर रहते हैं। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा। माया ने कहा, दीपक, अब मैं सुरक्षित महसूस कर रही हूं। डर अब हमारे अंदर नहीं है। मोहित भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की लालिमा अब केवल यादों की थी। हम वापस शहर लौट आए। घर में हर चीज सामान्य थी, लेकिन मैं दीपक जानता था, यह अनुभव हमेशा हमारे जीवन का हिस्सा रहेगा। जंगल, सफेद औरत, मोहित और माया की आधी आत्माएं सब हमारे अंदर बस गई थीं। अब हम जानते थे कि साहस, प्यार और विश्वास से किसी भी भूतिया शक्ति का सामना किया जा सकता है। और हर डरावनी रात में भी हम अब डरने के बजाय लड़ने के लिए तैयार थे। शहर लौटने के बाद भी डर पूरी तरह गायब नहीं हुआ था। दीपक, मैं, माया और मोहित अब भी रातों को चैन से सो नहीं पा रहे थे। हर झपकी में वही सफेद परछाई, वही फुसफुसाहटें और वही अजीब ठंडी हवा हमारे सपनों और घर में घूम रही थी। माया ने कहा, दीपक, लगता है कि शाप सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं था। अब यह शहर में भी कुछ निशान छोड़ रहा है। मैंने देखा, घर की दीवारों पर अचानक जले हुए निशान उभर रहे थे। खिड़कियों पर वही अजीब धुंधली परछाइयां दिखाई दे रही थीं। कभी कभी बिजली अचानक बंद हो जाती थी और हवा में फुसफुसाहट गूंजती थी। वापस मत जाना। मोहित अब भी डर के संकेत दिखा रहा था। उसकी आंखों में लालिमा हल्की बची हुई थी। हमने तय किया कि पंडित की मदद से इन निशानों और अजीब घटनाओं का सामना किया जाए। पंडित ने कहा, दीपक, जंगल का शाप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उसके निशान और यादें अभी भी चारों ओर हैं। इसे पूरी तरह शांत करने के लिए तुम्हें और हिम्मत दिखानी होगी। इस बार शहर में रात को हमने घर के चारों ओर हवन और मंत्र का आयोजन किया। जैसे ही हम मंत्र पढ़ने लगे, खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं। धुंध घर में फैल गई। फुसफुसाहटें तेज हो गईं। तभी कमरे में अचानक सफेद औरत की परछाई प्रकट हुई। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखों में आग थी। दीपक, तुमने जंगल में मेरी शक्ति को चुनौती दी। अब मैं शहर में भी तुम्हारा पीछा करूंगी। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई। अब और नहीं। माया और मोहित को छोड़ दो। शहर और घर में किसी को डराने की अनुमति नहीं है।
पंडित ने मंत्र तेज कर दिए। धुंध में तेज रोशनी फैली। सफेद औरत चीखी। उसकी आवाज डरावनी थी, पर उसके शब्दों में अब दर्द और पछतावा भी था। धीरे धीरे परछाई धुंध में घुल गई। माया और मोहित पूरी तरह इंसान बन गए। घर में शांति लौट आई। दीवारें, खिड़कियां और कमरे अब सामान्य थे, लेकिन हम जानते थे शाप और डर का अनुभव हमेशा हमारे भीतर रहेगा। हमने निर्णय लिया, अब हम डर के बजाय साहस और प्यार के साथ जिएंगे, ताकि भविष्य में ऐसी कोई शक्ति हमें प्रभावित न कर सके। माया ने कहा, दीपक, अब मुझे डर नहीं लग रहा। हम साथ हैं और हिम्मत है। मोहित भी मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में अब केवल यादें रह गई थीं। मैं, दीपक, जानता था जंगल, सफेद औरत और शापित आत्माओं का इतिहास हमेशा हमारे जीवन का हिस्सा रहेगा। लेकिन अब हम जानते थे कि साहस, प्यार और विश्वास से किसी भी भूतिया शक्ति का सामना किया जा सकता है। शहर लौटकर भी हमें लगा कि डर गया नहीं है। दीपक, मैं, माया और मोहित अब भी हर रात खौफनाक यादों और अजीब घटनाओं से गुजरते थे। हर झपकी में वही सफेद परछाई, वही फुसफुसाहटें और वही ठंडी हवा हमारे चारों ओर महसूस होती थीं। माया ने कहा, दीपक, लगता है शाप और डर हमारे घर तक आ गए हैं। हमें और सतर्क रहना होगा। मैंने देखा कि घर के अंदर कमरे की दीवारों पर अचानक पुराने निशान उभर रहे थे। कभी कभी खिड़कियां अपने आप खुलती और बंद होती थीं। फुसफुसाहटें धीरे धीरे गूंजने लगती थीं। वापस मत जाना। मोहित अब भी डर के संकेत दिखा रहा था। उसकी आंखों में लालिमा अभी भी बची हुई थी। हमने पंडित से मदद मांगी। उन्होंने कहा, दीपक, जंगल का शाप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। शहर में भी इसकी शक्ति बाकी है। तुम्हें और हिम्मत दिखानी होगी। इस बार इसे पूरी तरह खत्म करना पड़ेगा। रात को हमने घर में मंत्र और हवन का आयोजन किया। जैसे ही हम मंत्र पढ़ने लगे, हवा तेज होने लगी। खिड़कियां और दरवाजे हिलने लगे। कमरे में धुंध फैल गई। तभी कमरे में प्रकट हुई वही सफेद औरत। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखों में आग थी और मुस्कान भयानक। दीपक, तुमने जंगल में मेरी शक्ति को चुनौती दी। अब मैं शहर में भी तुम्हारा पीछा करूंगी। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई। अब और नहीं। माया और मोहित को छोड़ दो। शहर और घर में किसी को डराने की अनुमति नहीं है। पंडित ने मंत्र तेज कर दिए। धीरे धीरे सफेद औरत की परछाई धुंध में घुल गई। माया और मोहित पूरी तरह इंसान बन गए। घर में शांति लौट आई, लेकिन हमें पता था डर और शाप की यादें हमेशा हमारे अंदर रहेंगी। माया ने कहा, दीपक, अब हमें डर नहीं। हम साथ हैं और हिम्मत है। मोहित भी मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में अब केवल यादें बची थीं। मैं, दीपक, जानता था जंगल, सफेद औरत और शापित आत्माओं का इतिहास हमारे जीवन का हिस्सा रहेगा। लेकिन अब हम जानते थे कि साहस, प्यार और विश्वास से किसी भी भूतिया शक्ति का सामना किया जा सकता है। शहर लौटने के बाद भी दीपक, मैं, माया और मोहित पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। हमने सोचा था कि जंगल और सफेद औरत का शाप खत्म हो गया, लेकिन धीरे धीरे हमें एहसास हुआ कि पुराने निशान और यादें अब भी हमारे चारों ओर हैं। घर के अंदर दीवारों पर वही धुंधली लकीरें उभरने लगीं। कभी कभी खिड़कियां अपने आप खुल जातीं। रात के समय फुसफुसाहटें गूंजती थीं, वापस मत जाना। मोहित अब भी अजीब व्यवहार दिखाने लगा। उसकी आंखों में हल्की लालिमा और डर बनी रहती थी। माया ने कहा, दीपक, लगता है कि शहर में भी शाप की शक्ति कुछ कम नहीं हुई। मैंने पंडित से मदद मांगी। उन्होंने कहा, दीपक, जंगल का शाप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। जो आत्माएं मर चुकी थीं, उनकी शक्ति अब शहर में फैल रही है। अगर तुम पूरी हिम्मत नहीं दिखाओगे, तो वे हमेशा तुम्हें परेशान करती रहेंगी। हमने तय किया कि अब हमें शहर में भी जंगल की आत्माओं का सामना करना होगा। रात को हमने घर में हवन और मंत्र का आयोजन किया। जैसे ही पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवा तेज होने लगी। कमरे में धुंध फैल गई। खिड़कियां और दरवाजे खुद ब खुद हिलने लगे। तभी कमरे में प्रकट हुई वही सफेद औरत। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखों में आग थी और मुस्कान डरावनी। दीपक, तुमने जंगल में मेरी शक्ति को चुनौती दी। अब मैं शहर में भी तुम्हारा पीछा करूंगी। मैंने पूरी ताकत से कहा, अब और नहीं।
माया और मोहित को छोड़ दो। शहर और घर में किसी को डराने की अनुमति नहीं है। पंडित ने मंत्र तेज कर दिए। धीरे धीरे सफेद औरत की परछाई धुंध में घुल गई। माया और मोहित पूरी तरह इंसान बन गए। घर में शांति लौट आई। लेकिन हम जानते थे, शाप और डर की यादें हमेशा हमारे अंदर रहेंगी। माया ने कहा, दीपक, अब हमें डर नहीं, हम साथ हैं और हिम्मत है। मोहित भी मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में अब केवल यादें बची थीं। मैं दीपक जानता था, जंगल, सफेद औरत और शापित आत्माओं का इतिहास हमारे जीवन का हिस्सा रहेगा। लेकिन अब हम जानते थे कि साहस, प्यार और विश्वास से किसी भी भूतिया शक्ति का सामना किया जा सकता है। शहर में लौटने के बाद हम तीनों, दीपक, मैं, माया और मोहित, धीरे धीरे अपने जीवन में सामान्यता लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कुछ अजीब संकेत लगातार हमारे सामने आ रहे थे। रात के समय मोहित अपने कमरे में अकेला रहता तो उसकी आंखें अचानक लाल हो जाती थीं। माया को सपनों में वही जंगल और सफेद औरत दिखाई देती। घर की खिड़कियां और दरवाजे अचानक खुलने बंद होने लगते। माया ने कहा, दीपक, लगता है शांति अभी पूरी तरह नहीं आई। शहर में अभी भी कुछ रहस्य हमारे साथ है। मैंने पंडित से बात की। उन्होंने गंभीर होकर कहा, दीपक, शाप का असर हमेशा तुरंत खत्म नहीं होता। कुछ आत्माएं पूरी तरह मुक्त नहीं हुईं। ये संकेत तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम्हें सतर्क रहना होगा। अगली रात हमने घर में फिर से हवन और मंत्र का आयोजन किया। जैसे ही पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, धुंध कमरे में फैल गई। ठंडी हवा तेज चलने लगी। फुसफुसाहटें और तेज हो गईं। वापस मत जाना। तभी कमरे में प्रकट हुई वही सफेद औरत की परछाई। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखों में आग और मुस्कान डरावनी। दीपक, तुमने जंगल में मेरी शक्ति को चुनौती दी। अब मैं शहर में भी तुम्हारा पीछा करूंगी। मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाई। अब और नहीं, माया और मोहित को छोड़ दो। शहर और घर में किसी को डराने की अनुमति नहीं है। पंडित ने मंत्र तेज कर दिए। धीरे धीरे सफेद औरत की परछाई धुंध में घुल गई। माया और मोहित पूरी तरह इंसान बन गए। घर में शांति लौट आई। लेकिन अब हम समझ चुके थे, शहर में शांति है, लेकिन पुराने निशान और रहस्य हमेशा हमारे आसपास रहेंगे। माया ने कहा, दीपक, अब हमें डर नहीं, हम साथ हैं और हिम्मत है। मोहित भी मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में अब केवल यादें बची थीं। मैं दीपक जानता था, जंगल, सफेद औरत और शापित आत्माओं का इतिहास हमारे जीवन का हिस्सा रहेगा। लेकिन अब हम जानते थे कि साहस, प्यार और विश्वास से किसी भी भूतिया शक्ति का सामना किया जा सकता है। शहर में लौटकर हमें लगा कि धीरे धीरे जीवन सामान्य हो रहा है। लेकिन दीपक, मैं, माया और मोहित अब भी हर रात अजीब संकेतों और खौफनाक यादों का सामना कर रहे थे। एक रात मोहित अपने कमरे में अकेला था। उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं। माया सपनों में वही जंगल और सफेद औरत देख रही थी। घर की खिड़कियां और दरवाजे अचानक खुद ब खुद खुलने बंद होने लगे। माया ने कहा, दीपक, लगता है शहर में भी शाप की छाया बाकी है। मैंने पंडित से मदद मांगी। उन्होंने गंभीर होकर कहा, दीपक, जंगल और सफेद औरत का शाप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। कुछ आत्माएं अब भी आसपास हैं। तुम्हें अपनी हिम्मत से उन्हें शांत करना होगा। हमने तय किया कि अगले दिन जंगल और शहर दोनों में रहस्यमय घटनाओं का सामना करेंगे। रात को हमने घर में हवन और मंत्र का आयोजन किया। जैसे ही पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, धुंध कमरे में फैल गई। ठंडी हवा तेज होने लगी। फुसफुसाहटें और तेज हो गईं। वापस मत जाना। तभी कमरे में प्रकट हुई वही सफेद औरत की परछाई। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखों में आग थी और मुस्कान डरावनी। दीपक, तुमने जंगल में मेरी शक्ति को चुनौती दी। अब मैं शहर में भी तुम्हारा पीछा करूंगी। मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाई। अब और नहीं, माया और मोहित को छोड़ दो। शहर और घर में किसी को डराने की अनुमति नहीं है। पंडित ने मंत्र तेज कर दिए। धीरे धीरे सफेद औरत की परछाई धुंध में घुल गई। माया और मोहित पूरी तरह इंसान बन गए। घर में शांति लौट आई। लेकिन अब हम समझ चुके थे, शहर में शांति है, लेकिन पुराने निशान और रहस्य हमेशा हमारे आसपास रहेंगे। माया ने कहा, दीपक, अब हमें डर नहीं, हम साथ हैं और हिम्मत है।
मोहित भी मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में अब केवल यादें बची थीं। मैं दीपक जानता था, जंगल, सफेद औरत और शापित आत्माओं का इतिहास हमारे जीवन का हिस्सा रहेगा। लेकिन अब हम जानते थे कि साहस, प्यार और विश्वास से किसी भी भूतिया शक्ति का सामना किया जा सकता है। शहर में लौटकर हमें लगा कि धीरे धीरे जीवन सामान्य हो रहा है। लेकिन दीपक, मैं, माया और मोहित अब भी हर रात अजीब घटनाओं और खौफनाक यादों का सामना कर रहे थे। एक रात मोहित अपने कमरे में अकेला था। उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं। माया सपनों में वही जंगल और सफेद औरत देख रही थी। घर की खिड़कियां और दरवाजे अचानक खुलने बंद होने लगे। माया ने कहा, दीपक, लगता है शहर में भी शाप की छाया बाकी है। मैंने पंडित से मदद मांगी। उन्होंने गंभीर होकर कहा, दीपक, जंगल और सफेद औरत का शाप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। कुछ आत्माएं अब भी आसपास हैं। तुम्हें अपनी हिम्मत और समझ से उन्हें शांत करना होगा। हमने तय किया कि अब हमें जंगल और शहर दोनों में शांति बनाए रखने के लिए योजना बनानी होगी। रात को हमने घर में हवन और मंत्र का आयोजन किया। जैसे ही पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, धुंध कमरे में फैल गई। ठंडी हवा तेज होने लगी। फुसफुसाहटें और तेज हो गईं। वापस मत जाना। तभी कमरे में प्रकट हुई वही सफेद औरत की परछाई। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखों में आग थी और मुस्कान डरावनी। दीपक, तुमने जंगल में मेरी शक्ति को चुनौती दी। अब मैं शहर में भी तुम्हारा पीछा करूंगी। मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाई। अब और नहीं, माया और मोहित को छोड़ दो। शहर और घर में किसी को डराने की अनुमति नहीं है। पंडित ने मंत्र तेज कर दिए। धीरे धीरे सफेद औरत की परछाई धुंध में घुल गई। माया और मोहित पूरी तरह इंसान बन गए। घर में शांति लौट आई। लेकिन अब हम समझ चुके थे, शहर में शांति है, लेकिन पुराने निशान और डर हमारे आसपास रहेंगे। माया ने कहा, दीपक, अब हमें डर नहीं, हम साथ हैं और हिम्मत है। मोहित भी मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में अब केवल यादें बची थीं। मैं दीपक जानता था, जंगल, सफेद औरत और शापित आत्माओं का इतिहास हमारे जीवन का हिस्सा रहेगा। लेकिन अब हम जानते थे कि साहस, प्यार और विश्वास से किसी भी भूतिया शक्ति का सामना किया जा सकता है। शहर में अब हमें थोड़ी बहुत शांति मिल गई थी। दीपक, मैं, माया और मोहित लगातार अपने जीवन में सामान्यता लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अजीब घटनाएं अब भी हमारे चारों ओर घट रही थीं। एक रात मोहित अपने कमरे में अकेला था। उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं। माया सपनों में वही जंगल और सफेद औरत देख रही थी। घर की खिड़कियां और दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। माया ने कहा, दीपक, लगता है पुराने डर अब भी हमारे साथ हैं। हमें सतर्क रहना होगा। मैंने पंडित से मदद मांगी। उन्होंने कहा, दीपक, जंगल और सफेद औरत का शाप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। तुम्हें अपनी हिम्मत और समझ से नए रहस्यों और आत्माओं का सामना करना होगा। शांति बनाए रखना तुम्हारे हाथ में है। हमने तय किया कि अब हमें शहर और जंगल दोनों में सुरक्षा और हवन के माध्यम से शांति बनाए रखनी होगी। रात को घर में हवन और मंत्र का आयोजन किया। जैसे ही पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, कमरे में धुंध फैल गई। ठंडी हवा तेज होने लगी। फुसफुसाहटें और तेज हो गईं। वापस मत जाना। तभी कमरे में प्रकट हुई वही सफेद औरत की परछाई। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखों में आग और मुस्कान डरावनी। दीपक, तुमने जंगल में मेरी शक्ति को चुनौती दी। अब मैं शहर में भी तुम्हारा पीछा करूंगी। मैंने पूरी हिम्मत जुटाई। अब और नहीं, माया और मोहित को छोड़ दो। शहर और घर में किसी को डराने की अनुमति नहीं है। पंडित ने मंत्र तेज कर दिए। धीरे धीरे सफेद औरत की परछाई धुंध में घुल गई। माया और मोहित पूरी तरह इंसान बन गए। घर में शांति लौट आई। लेकिन अब हम समझ चुके थे, शहर और जंगल में शांति बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। माया ने कहा, दीपक, अब हमें डर नहीं, हम साथ हैं और हिम्मत है। मोहित भी मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में अब केवल यादें बची थीं। मैं दीपक जानता था, जंगल, सफेद औरत और शापित आत्माओं का इतिहास हमारे जीवन का हिस्सा रहेगा। लेकिन अब हम जानते थे कि साहस, प्यार और विश्वास से किसी भी भूतिया शक्ति का सामना किया जा सकता है। शहर और जंगल में अब हमें थोड़ी शांति मिल रही थी। लेकिन दीपक, मैं, माया और मोहित
जानते थे कि खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अजीब घटनाएं और रहस्य धीरे धीरे हमारे जीवन में लौटने लगे। एक रात मोहित अपने कमरे में अचानक हड़बड़ा गया। माया सपनों में जंगल और सफेद औरत की परछाई देख रही थी। घर की खिड़कियां और दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। माया ने कहा, दीपक, लगता है शांति केवल छलावा है। कोई नई शक्ति हमारे आसपास है। मैंने पंडित से सलाह ली। उन्होंने गंभीर होकर कहा, दीपक, जंगल और सफेद औरत का शाप पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। कुछ आत्माएं अभी भी जीवित हैं और अब उनकी शक्ति नई रूपों में सामने आ रही है। तुम्हें उनकी पहचान करनी होगी और शांति कायम रखनी होगी। हमने तय किया कि इस बार हमें शहर और जंगल दोनों में रहस्यमय घटनाओं का सामना करते हुए समाधान ढूंढना होगा। रात को घर में हवन और मंत्र का आयोजन किया। जैसे ही पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, कमरे में धुंध फैल गई। हवा ठंडी और तेज होने लगी। फुसफुसाहटें और बढ़ गईं। तुमसे कोई नहीं बचेगा। तभी कमरे में प्रकट हुई वही सफेद औरत की परछाई, लेकिन इस बार उसके साथ कुछ और अज्ञात छायाएं भी थीं। उनका चेहरा जला हुआ था, आंखों में आग और मुस्कान डरावनी। दीपक, अब तुम्हारा पीछा बंद नहीं होगा। तुम शहर और जंगल दोनों में डरोगे। मैंने पूरी हिम्मत जुटाई। अब और नहीं, माया और मोहित को छोड़ दो। किसी को डराने की अनुमति नहीं है। पंडित ने मंत्र और हवन तेज कर दिए। धीरे धीरे सफेद औरत और अन्य छायाएं धुंध में घुल गईं। माया और मोहित पूरी तरह इंसान बन गए। घर में शांति लौट आई। लेकिन इस बार हम जानते थे, नई खौफनाक शक्तियां और रहस्य अभी भी हमारे आसपास हैं। माया ने कहा, दीपक, अब हमें डर नहीं, हम साथ हैं और हिम्मत है। मोहित भी मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में अब केवल यादें बची थीं। मैं दीपक जानता था, जंगल, सफेद औरत और शापित आत्माओं का इतिहास हमारे जीवन का हिस्सा रहेगा। लेकिन अब हम जानते थे कि साहस, प्यार और विश्वास से किसी भी भूतिया शक्ति का सामना किया जा सकता है। शहर और जंगल में अब हमें थोड़ी शांति मिली थी, लेकिन दीपक, मैं, माया और मोहित जानते थे कि खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। कुछ दिनों से हमें महसूस हो रहा था कि नई रहस्यमय शक्ति हमारे चारों ओर घूम रही है। एक रात मोहित अपने कमरे में अकेला था। उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं। माया सपनों में जंगल और सफेद औरत के साथ कुछ नई अज्ञात छायाएं देख रही थीं। घर की खिड़कियां और दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। माया ने कहा, दीपक, लगता है शांति केवल भ्रम थी। कोई नई शक्ति हमारे आसपास है। मैंने पंडित से सलाह ली। उन्होंने गंभीर होकर कहा, दीपक, यह शक्ति अब केवल जंगल या सफेद औरत तक सीमित नहीं है। यह नई, अज्ञात और खतरनाक है। तुम्हें हिम्मत, बुद्धि और विश्वास से इसका सामना करना होगा। हमने तय किया कि इस बार हमें शहर और जंगल दोनों में रहस्यमय शक्तियों का सामना करना होगा। रात को घर में हवन और मंत्र का आयोजन किया। जैसे ही पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, कमरे में धुंध फैल गई। हवा ठंडी और तेज होने लगी। फुसफुसाहटें और बढ़ गईं। तुमसे कोई नहीं बचेगा। तभी कमरे में प्रकट हुई वही सफेद औरत की परछाई, लेकिन इस बार उसके साथ कुछ और अज्ञात और डरावनी छायाएं भी थीं। उनका चेहरा जला हुआ था, आंखों में आग और मुस्कान डरावनी। दीपक, अब तुम्हारा पीछा बंद नहीं होगा। तुम शहर और जंगल दोनों में डरोगे। मैंने पूरी हिम्मत जुटाई। अब और नहीं, माया और मोहित को छोड़ दो। किसी को डराने की अनुमति नहीं है। पंडित ने मंत्र और हवन तेज कर दिए। धीरे धीरे सफेद औरत और अन्य छायाएं धुंध में घुल गईं। माया और मोहित पूरी तरह इंसान बन गए। घर में शांति लौट आई। लेकिन इस बार हम जानते थे, नई रहस्यमय शक्तियां और खतरे अभी भी हमारे आसपास हैं। माया ने कहा, दीपक, अब हमें डर नहीं, हम साथ हैं और हिम्मत है। मोहित भी मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में अब केवल यादें बची थीं। मैं दीपक जानता था, जंगल, सफेद औरत और नई शापित शक्तियां हमारे जीवन का हिस्सा रहेंगी। लेकिन अब हम जानते थे कि साहस, प्यार और विश्वास से किसी भी भूतिया शक्ति का सामना किया जा सकता है। शहर और जंगल में धीरे धीरे जीवन सामान्य होने लगा था। लेकिन दीपक, मैं, माया और मोहित जानते थे कि नई रहस्यमय शक्ति अभी भी हमारे आसपास है। एक रात मोहित अपने कमरे में अकेला था। उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं।
माया सपनों में वही जंगल और सफेद औरत की नई अज्ञात छायाएं देख रही थी। घर के दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद खुलने बंद होने लगीं। माया ने कहा, दीपक, लगता है अब केवल जंगल और सफेद औरत नहीं, कुछ और भी हमारे आसपास है। मैंने पंडित से सलाह ली। उन्होंने गंभीर होकर कहा, दीपक, यह नई शक्ति पहले से भी अधिक खतरनाक है। इसका स्रोत और उद्देश्य जानना आवश्यक है। तुम्हें हिम्मत, बुद्धि और विश्वास से इसका सामना करना होगा। हमने तय किया कि हमें अब शहर और जंगल दोनों में रहस्यमय घटनाओं की तह तक जाना होगा। रात को घर में हवन और मंत्र का आयोजन किया। जैसे ही पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, कमरे में धुंध फैल गई। हवा ठंडी और तेज हो गई। फुसफुसाहटें और गहरी हो गईं। तुमसे कोई नहीं बचेगा। तभी कमरे में प्रकट हुई वही सफेद औरत, लेकिन इस बार उसके साथ कई अज्ञात, डरावनी छायाएं भी थीं। उनकी आंखों में आग और चेहरा जला हुआ था। दीपक, अब तुम्हारा पीछा शहर और जंगल दोनों में होगा। मैंने पूरी हिम्मत जुटाई। अब और नहीं, माया और मोहित को छोड़ दो। किसी को डराने की अनुमति नहीं है। पंडित ने मंत्र और हवन तेज कर दिए। धीरे धीरे सफेद औरत और अन्य छायाएं धुंध में घुल गईं। माया और मोहित पूरी तरह इंसान बन गए। घर में शांति लौट आई। लेकिन अब हम जानते थे, नई रहस्यमय शक्ति अभी भी हमारे आसपास है और इसका स्रोत हमें खोजना होगा। माया ने कहा, दीपक, अब हमें डर नहीं, हम साथ हैं और हिम्मत है। मोहित भी मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में केवल यादें बची थीं। मैं दीपक जानता था, जंगल, सफेद औरत और नई शापित शक्तियां हमारे जीवन का हिस्सा रहेंगी। लेकिन अब हम जानते थे कि साहस, प्यार और विश्वास से किसी भी भूतिया शक्ति का सामना किया जा सकता है। शहर और जंगल में अब हमें थोड़ी शांति मिली थी, लेकिन दीपक, मैं, माया और मोहित जानते थे कि नई रहस्यमय शक्ति अभी भी हमारे आसपास सक्रिय है। कुछ दिनों से मोहित अपने कमरे में अकेला रहते हुए अक्सर हड़बड़ाता। माया सपनों में जंगल और सफेद औरत की नई छायाएं देखती। घर में खिड़कियां और दरवाजे अपने आप खुलने बंद होते। माया ने कहा, दीपक, अब केवल डर ही नहीं, कोई नई शक्ति हमारे चारों ओर है। मैंने पंडित से सलाह ली। उन्होंने गंभीर होकर कहा, दीपक, यह शक्ति जंगल और सफेद औरत से अलग है। इसका स्रोत और उद्देश्य जानना आवश्यक है। तुम्हें अपनी हिम्मत, बुद्धि और विश्वास से इसका सामना करना होगा। हमने तय किया कि हमें अब जंगल और शहर दोनों में रहस्यमय घटनाओं के स्रोत का पता लगाना होगा। रात को घर में हवन और मंत्र का आयोजन किया। जैसे ही पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, कमरे में धुंध फैल गई। हवा ठंडी और तेज होने लगी। फुसफुसाहटें और गहरी हो गईं। तुमसे कोई नहीं बचेगा। तभी कमरे में प्रकट हुई वही सफेद औरत, लेकिन इस बार उसके साथ कई अज्ञात, डरावनी छायाएं भी थीं। उनकी आंखों में आग और चेहरा जला हुआ था। दीपक, अब तुम्हारा पीछा शहर और जंगल दोनों में होगा। तुम्हें मेरा स्रोत मिलाना होगा। मैंने पूरी हिम्मत जुटाई। अब और नहीं, माया और मोहित को छोड़ दो। किसी को डराने की अनुमति नहीं है। पंडित ने मंत्र और हवन तेज कर दिए। धीरे धीरे सफेद औरत और अन्य छायाएं धुंध में घुल गईं। माया और मोहित पूरी तरह इंसान बन गए। घर में शांति लौट आई। लेकिन अब हम जानते थे, नई रहस्यमय शक्ति का स्रोत हमें जंगल के उस गहरे हिस्से में मिलेगा जहां कभी हमारी सबसे भयानक रातें बीती थीं। माया ने कहा, दीपक, अब हमें डर नहीं, हम साथ हैं और हिम्मत है। मोहित भी मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में केवल यादें बची थीं। मैं दीपक जानता था, जंगल, सफेद औरत और नई शक्तियां हमारे जीवन का हिस्सा रहेंगी। लेकिन अब हम जानते थे कि साहस, प्यार और विश्वास से किसी भी भूतिया शक्ति का सामना किया जा सकता है। जंगल का वह हिस्सा जहां हमारा सबसे पहला भयानक अनुभव हुआ था, अब भी मुझे याद था। दीपक, मैं, माया और मोहित अब वहां जा रहे थे ताकि नई रहस्यमय शक्ति का स्रोत ढूंढा जा सके। रास्ता अंधेरा और धुंधला था। हर पेड़, हर झाड़ी हमें जैसे घूर रही थी। माया ने कहा, दीपक, मुझे लग रहा है जैसे जंगल फिर से जीवित हो गया हो। मोहित ने धीरे से कहा, हमें सतर्क रहना होगा। यह शक्ति पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। जैसे ही हम जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे, हवा ठंडी और तेज हो गई। पेड़ अचानक हिलने लगे।
धुंध और गहरी हो गई और फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। तुमने हमें चुनौती दी है। तभी सामने प्रकट हुई वही सफेद औरत, लेकिन इस बार उसके साथ कई नई अज्ञात छायाएं थीं। उनकी आंखों में आग और चेहरा जला हुआ था। दीपक, अब तुम हमारे स्रोत तक पहुंच गए हो। यहां तुम्हारा अंतिम परीक्षण होगा। मैंने पूरी हिम्मत जुटाई। अब और नहीं। माया और मोहित को छोड़ दो। किसी को डराने की अनुमति नहीं है। पंडित ने हमारे साथ मंत्र तेज कर दिए। छायाएं चीख रही थीं, हवा में उड़ रही थीं, लेकिन धीरे धीरे उनका रूप बदलने लगा। सफेद औरत और नई छायाएं धीरे धीरे धुंध में घुल गईं। हमें उस स्थान पर महसूस हुआ कि यह शक्ति केवल डर और दर्द से बनी थी। यदि हम साहस और प्यार के साथ सामना करेंगे तो यह शांत हो जाएगी। माया ने कहा, दीपक, अब हमें डर नहीं। हम साथ हैं और हमारी हिम्मत इन सबको रोक सकती है। मोहित भी मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में केवल यादें और हिम्मत बची थीं। हमने जंगल के गहरे हिस्से में हवन और मंत्र किया। धीरे धीरे शाप और डर की शक्ति कमजोर होने लगी। जंगल का वातावरण सामान्य होने लगा। मैं दीपक जानता था, शहर और जंगल में रहस्यमय शक्तियां हमारे जीवन का हिस्सा रहेंगी, लेकिन अब हमें पता था कि साहस, प्यार और विश्वास से उनका सामना किया जा सकता है। जंगल में रहस्यमय शक्ति का सामना करने के बाद दीपक, मैं, माया और मोहित अब घर लौट आए। हमें लगा कि अब हमारी जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी है, लेकिन हम जानते थे कि डर और रहस्य पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। घर लौटते ही खिड़कियां और दरवाजे अपने आप हल्के से हिल रहे थे। कभी कभी फुसफुसाहटें गूंजती थीं, तुमसे कोई नहीं बचेगा। धुंध घर के कुछ हिस्सों में धीरे धीरे जमा हो रही थी। माया ने कहा, दीपक, हमें अब सतर्क रहना होगा। डर पूरी तरह नहीं गया। मोहित भी धीरे धीरे डर को संभाल रहा था। हमने पंडित से मदद मांगी। उन्होंने कहा, दीपक, अब तुम्हें और हिम्मत दिखानी होगी। जंगल और शहर दोनों में शांति कायम रखने का समय है। मंत्र और हवन के माध्यम से यह शक्ति कमजोर हो सकती है। रात को हमने घर में हवन और मंत्र का आयोजन किया। जैसे ही पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, कमरे में ठंडी हवा और धुंध फैल गई। फुसफुसाहटें तेज हो गईं। खिड़कियां और दरवाजे जोर से हिलने लगे। तभी कमरे में प्रकट हुई वही सफेद औरत और उसकी छायाएं। उनका चेहरा जला हुआ था, आंखों में आग। दीपक, तुमने जंगल में मेरी शक्ति को चुनौती दी। अब शहर में भी तुम्हारा सामना करना होगा। मैंने पूरी हिम्मत जुटाई। अब और नहीं। माया और मोहित को छोड़ दो। अब किसी को डराने की अनुमति नहीं है। पंडित ने मंत्र और हवन तेज कर दिए। धीरे धीरे सफेद औरत और छायाएं धुंध में घुल गईं। घर में शांति लौट आई। हमने महसूस किया, शहर और जंगल में अब डर और शाप धीरे धीरे खत्म हो रहा है। माया ने कहा, दीपक, अब हमें डर नहीं। हम साथ हैं और हमारी हिम्मत इन शक्तियों को रोक सकती है। मोहित भी मुस्कुरा रहा था।